तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड मोनोक्लोरो एंड डाइक्लोरो डेरिवेटिव की बात करी थी। एक ये क्वेश्चन रह गया था, चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर डाइक्लोरो डेरिवेटिव करने थे हम लोगों को, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इसको करिए, अगर कर लिया है तो आप आंसर चेक करिएगा। चलिए देखते हैं इसमें कितने डाइक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक क्या होती है, तो सब में नंबरिंग कर लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ और जी। तो अगर मैं बात करूं मोनोक्लोरो की, तो मोनोक्लोरो मैं ए पे लगा सकता हूं, मैं बी पे लगा सकता हूं, सी और जी तो बराबर है ना, तो सी पे लगा लो। डी और एफ बराबर है तो डी पे लगा लो, और एक ई पे लगा सकते हो। ये क्या हो गए आपके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अब अगर मैं बात करूं डाइक्लोरो डेरिवेटिव की, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ए पोजीशन से शुरू करते हैं। तो आप ए है ना, ए पर ही दोनों लगा सकते हो, या फिर एक ए पर और एक बी पर, या फिर ए सी। अच्छा, ए सी और ए जी बराबर हो जाएगा। ए डी लगा सकते हो, तो ए डी और ए एफ बराबर हो जाएगा, नाम लिख के देख सकते हो। और एक ए ई हो सकता है। अच्छा, ए के सारे हो गए ना, अब बी पे चलो। तो देखो बी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी पर एक ही हाइड्रोजन है। बी ए आप कर चुके हो, ए बी और बी ए बात देखिए, है ना। तो अब क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा बी सी, एक बनेगा बी डी, सही है ना। अच्छा अब देखना, बी सी और बी जी सेम है ना। बी डी और बी एफ सेम है ना। तो चाहे आप बी डी लिखो चाहे आप बी एफ लिखो, बात एक ही है, ठीक है। और एक बन जाएगा बी ई। क्लियर है। अच्छा अगर आप आगे बढ़े तो आपका बी पूरा हो गया। अब आप सी पर चलो, तो देखो सी पर सी ए हो चुका है, सी बी हो चुका है, सी ए ये रहा और सी बी ये रहा। बी सी लिखो या सी बी लिखो, बात एक ही है। सी सी कर सकते हो आप, सही है ना। हाँ सर, बात तो ठीक है। अच्छा सी डी भी कर सकते हो, बिल्कुल सी डी भी कर सकते हैं। सी ई भी तो कर सकते हो, हाँ सर सी ई भी कर सकते हैं। सी एफ भी तो कर सकते हो। आराम से आप सब बनाकर देखिए कि क्लोरीन लगा के देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमने कल खूब करे थे, आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, है ना। और आप सी जी भी कर सकते हो, तो सी जी भी कर, ठीक है। अब सावधान, ध्यान से देखना, अब मैं आपको और नए आइसोमर दिखा रहा हूं, और कुछ रिपीट होंगे वो भी दिखाता हूं। जैसे अगर आप डी ए करो, तो डी ए तो हो चुका, डी ए कहाँ है, ये रहा। डी बी करो, तो डी बी कहाँ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी सी, ये रहा डी बी। क्योंकि चाहे डी बी बोलो चाहे एफ बी बोलो, बात एक ही है। चाहे आप एफ बी बोलो चाहे डी बी बोलो, बात एक ही है। मैं आपको एक बार दोनों ना बना के दिखाता हूं, देखो बी पोजीशन यही तो है, क्लोरीन यहां लगाओ और यहां लगा लो, है ना। या फिर आप क्लोरीन यहां लगाओ और यहां लगा लो, बात एक ही है। यहां लगाओगे तो 1 2 3, और यहां लगाओगे तो 1 2 3, ऐसे चलेगा, है ना। तो सेम ही है ना, 1 और 3 डाइक्लोरो हो गया, 1 पे मिथाइल हो गया, और साइक्लोहेक्सेन सेम इसका नाम है सेम इसका नाम है, तो कुछ भी अंतर तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब डी ए हो चुका, डी बी हो चुका क्योंकि एफ बी या बी एफ हो चुका, ठीक है। डी सी भी हो चुका क्योंकि सी डी हो गया, है ना। अच्छा डी ई नहीं हुआ, और डी डी भी नहीं हुआ, है ना। तो डी डी हो गया एक, और एक डी ई हो गया, इतना सही है। एक डी डी हो गया और एक डी ई हो गया, क्लियर है। चलिए ई पर चलते हैं। तो ई पर आपको लगेगा कि एक आप ई ई कर सकते हो, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अच्छा डी 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 हुआ, डी ई हुआ, क्या डी एफ भी कर सकते थे आप, सोचो ध्यान से, क्या आप डी एफ भी बोल सकते थे। बिल्कुल आप बोल सकते थे, क्योंकि अगर आप डी पर लगाते और एफ पर लगाते तो ऐसा अभी तक कोई आइसोमर नहीं बना। देखो सी एफ बना था, है ना, और सी जी बना था, पर डी एफ अभी तक नहीं बना, आप देख लीजिए आराम से। और डी एफ दोनों यूनिक पोजीशन है, ठीक है। अच्छा अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर मैं डी जी भी तो कर सकता हूं। बेटा जैसे ही आपने डी जी किया तो इट विल बी सिमिलर टू सी एफ, इट विल बी सिमिलर टू सी एफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये ओलंपियाड में आया हुआ है। यहां पर लगाओ सी एल और यहां पर लगाओ, ये हो गया सी एफ। और अगर आप एक बार सी एल यहां लगाएंगे और एक बार यहां लगाएंगे, तो आप देख लीजिए
क्या दोनों सेम नहीं है? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सेम है कि नहीं। 1 2 3 4, यहाँ पर भी बोलोगे 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर भी तो यही बोलोगे 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो नाम तो सेम ही आ रहा है, इसका मतलब आपने डीएफ लिखा वो तो यूनिक था, क्योंकि डीएफ के अगर आप लिखोगे ध्यान से देखो, CH3 Cl और Cl, दे आर द यूनिक आइसोमर। भाई बिकॉज आपको नंबरिंग करनी होगी तो आप यहां से शुरू करोगे 1 2 3। अब ये स्पेशल नंबरिंग है ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इसमें नंबरिंग ऐसे ही क्यों हुई, आप नंबरिंग भी गलत कर सकते थे इसमें। तो इसमें क्या बोलोगे 1,3 डाइक्लोरो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऐसा किसी का नाम अभी तक आया ही नहीं है ना। तो ये एक यूनिक आइसोमर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब DG नहीं लिखूंगा, क्योंकि DG जो है वो CF के इक्विवेलेंट है, तो DG को काट दो, ठीक है। EE एक नया आइसोमर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप गिनोगे टोटल कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अरे वाह, टोटल 17 डाइक्लोरो डेरिवेटिव बने और 5 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका ओलंपियाड में आया था, सिंपल था, आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, अगर नहीं समझा तो टाइम नहीं लगता है ना। चलिए, तो आपको एक बात समझ में आई कि ये ए बी करके ना चीजें इजी हो जाती हैं। कल हम लोगों ने इसका भी किया था, ठीक है ना। जिन लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी वो इस चीज को दोबारा से करके देखिएगा, है ना। आज इसको दोबारा से करिएगा, चलिए वीडियो को पॉज करिए, ये हमने कल किया था सेम क्वेश्चन, हो सकता है आप भूल गए होंगे, अच्छा है आप भूल गए हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं आप दोबारा से बनाइए और चेक करिए क्या आपके उतने ही बने जितने कल बने थे, है ना, चेक करिएगा। चलिए, तो ये हमारा मोनोक्लोरो और डाइक्लोरो डेरिवेटिव की कथा समाप्त हुई, हमने इसमें लगभग 15-20 क्वेश्चन किए थे अच्छे अच्छे। आज हम लोग ऑफिशियली अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो 3 लेक्चर में हमने जीओसी के बेसिक्स सीखे जो यूज होंगे आगे चल के। हमने इलेक्ट्रोफाइल सीखा, न्यूक्लियोफाइल सीखा, चार्ज स्टेबिलिटी देखी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखी। अब इन सब चीजों को मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर लगवा के दिखाऊंगा। तो अब हमारी ऑफिशियली जीओसी शुरू हो रही है, जैसे आपकी किताबों में दे रखी होती है। तो मोस्टली लोग जब जीओसी शुरू करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से ही शुरू करते हैं, बट हम लोगों ने 3 लेक्चर बेसिक के लिए, और उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी सिखाई, जो अभी आप देखेंगे जीओसी में ऐसी ऐसी जगह यूज हो जाएंगी ना, जहां आप फंस रहे होगे ना, वहां ये 3 लेक्चर आपको निकाल ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या है? कुछ लोग इसको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी बोलते हैं। मतलब जब भी कोई बॉन्ड बनता है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन कहीं इधर उधर डिस्प्लेस होता है थोड़ा सा, है ना। तो वो किन किन इफेक्ट की वजह से हो सकता है, हम वही देखेंगे। तो अभी हम इफेक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सब में इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पहला इफेक्ट होता है परमानेंट इफेक्ट, पहला होता है परमानेंट इफेक्ट, और दूसरा होता है टेम्परेरी इफेक्ट। पहला होता है परमानेंट, दूसरा होता है टेम्परेरी। परमानेंट में हम कौन कौन से पढ़ेंगे? परमानेंट में हम 4 पढ़ेंगे। पहला है इंडक्टिव, दूसरा होगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, दूसरा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा इफेक्ट आप लोग पढ़ोगे रेजोनेंस, ठीक है ना, और चौथा इफेक्ट होगा मेसोमेरिक। कुछ लोग रेजोनेंस और मेसोमेरिक को सेम भी बोल देते हैं, बहुत बारीक से डिफरेंस है, हम लोग लगभग इसको सेम तरीके से मानकर ही पढ़ेंगे, ठीक है। टेम्परेरी में हमारे सिलेबस में केवल एक ही इफेक्ट है, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कुछ लोग इंडक्टोमेरिक भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। इंडक्टोमेरिक बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं, इलेक्ट्रोमेरिक ही है, वो भी कभी पूछा नहीं गया। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसी को बोला जाता है पोलराइजेशन इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट या पोलराइजेशन इफेक्ट। अच्छा, एक चीज और होती है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इज नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, याद रखिएगा इस बात को, आगे चल के हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। कुछ लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में लिखवा देते हैं, मैं क्लियर कट आपको साफ साफ बता रहा हूं, एरोमेटिसिटी इज नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट केवल इतने ही है, ये 5, जिसमें से एक टेम्परेरी है, 4 परमानेंट है,
ठीक है, अब इसको टेम्परेरी क्यों बोलते हैं इसकी बात करते हैं हम लोग। तो हेडिंग लगा लीजिए आप सबसे पहले, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। हेडिंग लगाएंगे आप लोग, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इत्मीनान से अच्छे से सुनिएगा इसको, ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम ये तो समझ गए कि इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, तो वही लिख लो, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट क्यों है और इसमें होता क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। लिखिए फिर मैं आपको समझाता हूं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब यहां क्या होगा, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट होंगे सबसे पहली बात तो। ठीक है, कब होंगे, जब उनको कोई अटैकिंग रिएजेंट दिखेगा, यानी कि अगर कोई अटैक करने वाला रिएजेंट दिखा उनको, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे मॉलिक्यूल के, और इस इफेक्ट को बोला जाएगा इंडक्टोमैरिक इफेक्ट, सॉरी इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ठीक है, कैसे होंगे, क्यों होंगे, चलिए अब वो वाली बात करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, प्लस ई और माइनस ई। देखो ध्यान से समझना, कल हम इसकी बात कर चुके हैं, अब आपको समझ में आएगा कल का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट था। कल हमने एक बात करी थी, लेट सपोज आपके पास है एक एल्कीन, ध्यान से देखना, क्या है आपके पास एक, ये एल्कीन है लेट सपोज। ठीक है, आपको यहां पर दिखा लेट सपोज H प्लस। ठीक है, तो क्या होगा, आप तुरंत देखोगे सर कल आपने बताया था एल्कीन इज न्यूक्लियोफाइल और H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, है ना, हमने इसको इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में पढ़ा था, इसको न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में पढ़ा था। और आपने बताया था सर अगर कभी भी ऐसा होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड है सिग्मा, दूसरा बॉन्ड है पाई, पाई वीक होता है, पहले पाई टूटेगा और वो क्या करेगा, इस H प्लस पर अटैक करेगा। अच्छा सर अगर पाई बॉन्डिंग अटैक कर रहा है तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल। अच्छा पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी के पास तो जाएंगे, ठीक है ना। अब चूंकि दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं तो किसी के भी पास दोनों इलेक्ट्रॉन भेज दो, जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन जाते थे उस पर आता था नेगेटिव, दूसरे पर आ जाता था पॉजिटिव। अब ये सब बातें कल हो चुकी हैं, ठीक है ना, तो इसलिए अब लेक्चर सारे जुड़ेंगे एक साथ, तो सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो एक कार्बन पर आएगा नेगेटिव, एक पर आएगा पॉजिटिव, ये काम मन में हो रहा है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है ना, एक्चुअल में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा, किसी पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं आ रहा, मैंने आपको बताया था। पर आप मन में ऐसा कर सकते हो, क्या मन में क्या कर सकते हो आप, ये काम मन में हो रहा है, ये एक्चुअली में नहीं हो रहा। ठीक है, दिस इज इन योर मन ड्रीम, कि आपने जब इसका पाई बॉन्ड तोड़ा तो ये पाई बॉन्ड आपको पता है कि एक किसी नेगेटिव या पॉजिटिव की जुड़ने की वजह से एक बॉन्ड बनता है, तो एक कार्बन पर नेगेटिव मान लो मन में, एक पर पॉजिटिव मान लो। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा जब कार्बन अलग होंगे तो किस पर नेगेटिव मानना है, किस पर पॉजिटिव, सारी बातें सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे, लेकिन ठीक है, इसलिए अभी मैं आपको कॉम्प्लिकेट कर नहीं रहा, मैंने दोनों कार्बन सेम लिए हैं, आप किसी पर भी नेगेटिव ले लो, किसी पर भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये पाई बॉन्ड अटैक कर रहा था तो इस पाई बॉन्ड में एक्चुअल में अटैकिंग रिएजेंट कौन सा कार्बन था, ये वाला, सही है ना, क्यों, क्योंकि इस पर क्या था, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब H प्लस जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो H प्लस जुड़ेगा भी तो सही, तो बॉन्ड से तो जुड़ेगा नहीं, एटम से ही तो जुड़ेगा, तो कार्बन 1 से जुड़े या कार्बन 2 से जुड़े, तो H प्लस जाके कार्बन 1 से जुड़ जाता है। ठीक है, तो जुड़ने की वजह से क्या हुआ, यहां पर बनेगा आपका ये ऐसे, ये ऐसे, और यहां पर जुड़ जाएगा H और यहां बन जाएगा प्लस। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक अटैकिंग रिएजेंट दिखा आपको H प्लस, और उसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई। कहां शिफ्ट हुई, ये पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो इस तरफ चले गए, इस H प्लस की तरफ। हुआ कि नहीं ऐसा, अटैकिंग रिएजेंट को देखकर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H प्लस की तरफ चले गए, तो इसलिए लोगों ने क्या बोला कि दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। व्हाई, बिकॉज हियर we observe the shifting of pi electrons in the influence of attacking reagent. Okay, now the question arises whether the shifting is away from the attacking reagent or the towards the attacking reagent. तो आंसर आया कि भाई shifting of pi electron is observed to be towards the attacking reagent.
ठीक है ना। तो जब भी पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट हो तो हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्लियर है। तो यहां पर मैं प्लस ई इफेक्ट की डेफिनेशन लिखूंगा, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। ऐसे ही पूछा जाएगा आपको, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। प्लस ई का मतलब क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ईई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। और एग्जाम में भी यही एग्जाम्पल आएगा, श्योर शॉट अगर आया तो यही एग्जाम्पल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो सकता है, बस आपको क्या करना है, एल्कीन के इलेक्ट्रॉन ले जाके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर डाल देने हैं, बस इतना ही काम है। ठीक है। तो इसका मतलब सर अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मैंने कहा क्या समझ में आ रहा है, कि माइनस ई की आप डेफिनेशन क्या बोलोगे। मैंने कहा क्या बोलूंगा, तो आपने बोला सर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल लो, पाई इलेक्ट्रॉन्स मत बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल लो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। क्या ऐसा हमने कहीं देखा था? हाँ सर, एक जगह देखा तो था। कौन सी जगह? जब सर आपने ना एक कीटोन लिया था और कीटोन पे आपने कोई एक न्यूक्लियोफाइल डाला था। लेट सपोज मैं ये न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ, एक कोई जनरल कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, NU माइनस लिख दिया मैंने। तो बताओ क्या हुआ था इसमें। सर कुछ कुछ याद तो आ रहा है, आपने बोला था सर यहाँ पर एक सिग्मा है, एक पाई है, ये जो कार्बन है इस पर डेल्टा प्लस है, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस है। क्यों है डेल्टा प्लस? क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है और ये ऑक्सीजन, मतलब आपको ये वाली कैटेगरी लिखवाई गई थी सी डबल बॉन्ड ओ वाली, जिसमें कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, और इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर नीचे पाई एंटी बॉन्डिंग होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पाई एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा और बॉन्डिंग ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ध्यान से देखो, जो अटैकिंग रिएजेंट है यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है, उसने जब कार्बन पर अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ने जा रहा है, कार्बन पर, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली गई, कार्बन से दूर, यानी कि ऑक्सीजन की तरफ। इसका मतलब यहां पर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑब्जर्व टू बी अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। इसका मतलब दिस इज माइनस ई इफेक्ट, दिस इज व्हाट, माइनस ई इफेक्ट। तो एक बार एग्जाम में ये आया, ध्यान से देखो, कीटोन दे दिया था उन्होंने इस तरीके से और बोला था इस पर Cn माइनस का अटैक करवाया, ठीक है, और कुछ इस प्रकार बन गया, ऐसे ही लिखा हुआ था। अब कुछ लोग तो यही घूम गए, अरे सर ये कीटोन तो यहाँ पर था, ये यहाँ कैसे आ गया? अरे पापियों, मॉलिक्यूल वही है, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसको चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, बात एक ही है, 1 2 3 4, अभी भी उसका नाम वही है, ब्यूटेन 2 ओन, है ना। हाँ, तो मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पर ये बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैसे बना होगा आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ, और ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वेरी गुड, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक addition reaction, this is nucleophilic addition reaction and this reaction was electrophilic addition reaction, ये सब हम पढ़ चुके हैं। this reaction was electrophilic addition reaction, सही है। तो एक थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक में ऑब्जर्व हुआ प्लस ई इफेक्ट, एक में ऑब्जर्व हुआ माइनस ई इफेक्ट। और टेम्परेरी इफेक्ट क्यों बोला इसको, क्योंकि अगर मान लो ये कीटोन पड़ा है तो कीटोन में ये जो कार्बन की जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, ये कभी भी पाई खुद से कूद कर इधर नहीं जाएगा। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पड़े पड़े ये ऐसा हो गया ना, ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो शिफ्टिंग हुई थी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट थी, यानी कि ये टेम्परेरी इफेक्ट था। ये तभी होगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। अगर एल्कीन बनी हुई है तो बढ़िया स्टेबल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कूद कर नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कहीं पर भी इसको इलेक्ट्रोफाइल दिख गया H प्लस या कोई भी एनी जनरल इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर कूद कर जाएगी, एक जगह जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और जिस तरफ नहीं जुड़ा उस तरफ आ जाएगा प्लस।
दिस इज कॉमन कंक्लूजन। क्लियर है जी? ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। चलें आगे, चल। अच्छा, अब बड़े ध्यान से समझना अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलो, अगली बात समझने से पहले एक बात और देखते हैं। देखो, लेट सपोज आपके पास एक इस तरीके से स्ट्रक्चर है, आपके पास एक इस तरीके से स्ट्रक्चर है। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। देखो, आपको पता है कि इस मॉलिक्यूल में कोई पूछे ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, तो आप कहोगे सर देखो यहाँ दो चीजें हैं, यहाँ पर एक एल्कीन है, दिख रहा है? तो अगर मैं केवल ये वाला पार्ट देखूं ना, तो मैं इसको बोलूंगा कि सर ये न्यूक्लियोफाइल है, दिख रहा है कि सर ये न्यूक्लियोफाइल है। और अगर सर मैं इस पार्ट को देखूं तो ये हो रहा है आर एक्स बॉन्ड, यानी कि यहां पर रहा होगा आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो पार्ट है दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये पार्ट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई ये वाली जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है, लेट सपोज ये पाई बॉन्ड है, ये जाकर इस एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर दे? हाँ सर, पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी है, अब होगा नहीं होगा ये बाद में सीखेंगे, लेकिन हाँ सर पॉसिबिलिटी नजर तो आती है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अगर तुम्हें पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, आनी भी चाहिए। कह रहा ठीक। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो सर ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा? मैंने कहा हाँ। अच्छा सर, एक बात है। मैंने कहा क्या बात है? कि सर देखो, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड आप तोड़ोगे ना, तो इस पाई बॉन्ड में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जब पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो नेगेटिव किसकी तरफ लाओगे और पॉजिटिव किसकी तरफ लाओगे। तो मैंने कहा बेटा डिसाइड कैसे करोगे? कि सर अभी तो आपने वो सिखाया नहीं है। मैंने कहा तो एक काम करो, आप दोनों पॉसिबिलिटी बना लो कॉपी पे। कहता है ठीक है। तो सर देखो, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है कि मैंने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, मैंने एक बार पॉजिटिव लगाया इधर और नेगेटिव लगाया इधर, ये काम मन में हुआ। ये काम कहाँ हुआ? मन में। ऐसा कुछ भी पेन पेपर पे नहीं हुआ होगा, ये काम मन में किया मैंने। अच्छा, दूसरा काम मन में फिर किया क्या? कि सर मैंने इधर लगा दिया नेगेटिव और इधर लगा दिया पॉजिटिव। ठीक है, ये भी काम मैंने कहाँ किया? मन में। ये भी काम मैंने कहाँ किया? मन में। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसने कहा कि सर देखो, अगर यहां नेगेटिव है और यहां सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, इस नेगेटिव यानी कि इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में करा देता हूं और इस क्लोरीन को निकाल देता हूं। मैंने कहा हाँ सही बात है। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो ये वाला जो कार्बन है वो इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। हाँ बात तो सही है। तो सर एक रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। और इसमें एक कार्बन यानी कि दूसरे कार्बन पर, लेट सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, दूसरे कार्बन पर आपको पॉजिटिव दिखेगा। मैंने कहा हाँ सही बात है, बिल्कुल पॉजिटिव दिखेगा। बोला हाँ सर, ये वाली बात तो क्लियर बोल रहे हो आप। मैंने कहा ठीक है, इतना हो गया काम? बिल्कुल हो गया। अच्छा, जैसे इधर पॉजिटिव दिखा तो बाहर सर Cl माइनस निकला है ना, हाँ वो बदला लेने तो आएगा, क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो ये Cl माइनस जाकर यहाँ पर अटैक कर सकता है? मैंने कहा हाँ कर तो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं हम लोग अभी, ऐसा होगा नहीं होगा वी डोंट नो। ठीक है ना, वी आर थिंकिंग अबाउट जस्ट व्हाट पॉसिबिलिटीज। ओके, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बोलो इतना ठीक है? ठीक, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा, मान लो अगर ऐसा होता तो क्या होता? कि सर अब देखो, अब ये वाला जो कार्बन है ना, वो इस कार्बन पर अटैक कर देगा, इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में है ना, ये इस तरीके से, और यहां से क्लोरीन निकल जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके। हाँ बात तो समझ में आई। तो 1 2 3 और 4, सर अब की बार 4 मेंबर की रिंग बनेगी। मैंने कहा हाँ 4 मेंबर की बनेगी। और सर 1 वाले कार्बन पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 1 वाले कार्बन पर 1 किसी को भी लिख सकते हो, चारों सेम है ना, तो 1 वाले कार्बन पर आपको एक प्लस दिखेगा। मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, तो सर एक पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाले प्लस से जाके क्लोरीन जुड़ जाए। एक पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाले प्लस से जाके क्लोरीन जुड़ जाए। मैंने कहा हाँ ठीक बात कह रहे हो आप, एक ये प्रोडक्ट भी बन सकता है।
ठीक है, मैं अभी कुछ बात नहीं कर रहा है ऐसा होगा नहीं होगा, मैं बस आपको सोचना सिखा रहा हूं कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अब आप समझोगे कि ये लेक्चर आपको कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये पॉसिबिलिटी सोचना ही अपने आप में बड़ा टफ काम होता है। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल प्रोडक्ट्स। वो ये नहीं पूछता कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो पूछता कौन सा प्रोडक्ट बन सकते थे। और एक ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दीज, एक होता है बोथ ए एंड बी, इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे ऑप्शन दे देगा, 5 दे देगा, उसमें से 1 2 3 1 2 1 4 है ना, 1 2 3 4। तो अब सोचो कौन कौन से बन सकते हैं, तब ये आपके कंसेप्ट काम आएंगे। ठीक है, अभी मैंने कोई बात नहीं करी ऐसी रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, अभी बस आपको एक मॉलिक्यूल दिखा है ऐसा, और आपने इसमें सोचना शुरू किया, तो अब तक के ज्ञान के हिसाब से आपके दिमाग में ये चीजें आई कि सर एक ऐसी एल्कीन होगी, एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल एक ही कंपाउंड में मुझे दिख रहा है, तो बिल्कुल मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं एल्कीन को तोड़कर भी ये काम कर सकता था, और मैं उसी Cl पर अटैक करा सकता था, उसी कार्बन पर जिससे Cl जुड़ा हुआ है, और ये इस तरीके के प्रोडक्ट बना सकता था। ठीक है, अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा एक ही वाला, क्या कि सर अगर मान लो इस तरीके से हुआ, इस तरीके से भी तो हो सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो सर अब सेम काम दोबारा से करूं मैं? मैंने कहा हाँ ठीक है, अब मन वाला प्रोडक्ट मन में ही बनाओ, अब कॉपी में मत बनाओ, अब खुद से सोचो। चलो एक बार मेरे मन में आया, अब मैं नंबरिंग करूं, 1 और 2 है ना, ये दोनों है। ठीक है, तो एक बार मेरे मन में आया कि मैंने 2 पर बनाया नेगेटिव, 2 पर मैंने जैसे ही नेगेटिव बनाया, तो 2 पर और ये जो 3 कार्बन है, 2 और 3 के बीच में बना बॉन्ड और Cl निकल गया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 2 पर नेगेटिव बनाया, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो आप कॉपी पे करके करो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बन गया, Cl निकल गया और यहां आ गया प्लस, और अल्टीमेटली Cl यहीं आके जुड़ गया फिर से, ये काम हुआ। ठीक है, ओके। अच्छा अगर मान लो मैं 1 पर बनाता, तो 1 पर बनाने से क्या होता, 1 पर नेगेटिव बनाता तो 1 3 से जुड़ता, तो एक रिंग बन जाती इस तरीके से, और 2 पर आता पॉजिटिव, एक कार्बन पे आता पॉजिटिव, और Cl वहां जुड़ जाता तो बन जाता ये, Cl वहां जुड़ जाता तो बन जाता ये। ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो शिफ्ट हुई इस कार्बन की तरफ, वो शिफ्ट हुई इस कार्बन की तरफ। ठीक है, तो कुछ लोग कभी कभी ना इस चीज को ऐसे भी दिखा देते हैं, ध्यान से देखना कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुई और ये क्लोरीन निकल गया। ये सेम बात है जो मैंने यहां पर बनाई। ठीक है ना, कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं। ठीक, अच्छा अब एक बात सोचो, यानी कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये क्लोरीन, ये जो डबल बॉन्ड है इसको धक्का मारा जा रहा है, मतलब ये कहीं से यहां से हट के ना इस कार्बन की तरफ जाने के लिए मर रहा है। अब बेशक वो इस कार्बन के थ्रू जाए या इस कार्बन के थ्रू जाए, तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, बट नो डाउट इस पाई बॉन्ड का मन तो है कि मैं इस क्लोरीन की तरफ चला जाऊं। क्यों? क्योंकि ये है न्यूक्लियोफाइल और ये है इलेक्ट्रोफाइल। इतनी बात ठीक है ना? हाँ। मान लो, मान लो कि अगर यहां पर इस एल्कीन के पास कोई एक ऐसा ग्रुप बैठा है जो इसको धक्का मार रहा है, पुशिंग ग्रुप, कोई एक ऐसा ग्रुप बैठा है जो इस एल्कीन को धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है कि भैया तू जा क्लोरीन की तरफ। कैसे पुश कर सकता है सर ये ग्रुप? तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर देखो ये जो एल्कीन है वो एक्चुअली में क्या दे रही है इस कार्बन को? आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो लेट सपोज मेरे घर में कोई भीख मांगने के लिए आया, तो एक तो पॉसिबिलिटी है मैं खुद से उसको पैसे देने चला जाऊं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा मान लो जैसे ही भिखारी आया मेरे घर पर, है ना, तो एकदम आकाशवाणी हुई, क्या कि बेटा तू जितने पैसे उसको देगा उसके 10 गुना मैं तेरे को दूंगा। तो फिर क्या होगा, एकदम से मुझे मोटिवेशन मिला ना पैसे देने का। क्यों? क्योंकि बाहर से मुझे, ऊपर से कोई मुझे पुश कर रहा है कि बेटा तू आगे इलेक्ट्रॉन दे, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठा हूं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहां से मुझे पुश मिलेगा, यानी कि यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हुए, और मैंने तुरंत धक्का मारा और ये इलेक्ट्रॉन पूरे इस बॉन्ड की तरफ गए, यानी कि इस कार्बन की तरफ गए, और ये क्लोरीन निकल गया। कुछ ऐसा ऐसा ही तो हुआ, बोलो भाई, कुछ ऐसा ऐसा ही तो हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब किसी एल्कीन से, कोई एक एल्कीन बनाता हूं मैं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, मान लो इस तरीके से मेरे पास एक एग्जांपल है, और यहां पर एक ग्रुप बैठा है जो कि
इलेक्ट्रॉन देने की दम रखता है। तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देने की दम रखेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कार्बन की तरफ जाएगी और ये जो क्लोरीन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। क्या आपको ये एरो चलाने आए? क्या आपको ये एरो चलाने आई? एरो चलाना बहुत इंपॉर्टेंट था और यही एरो नीट 2016 में पूछे गए थे। अरे बस इतना ही पूछ लिया, हाँ 4 ऑप्शन ऐसे ही बने हुए थे, है ना। अब एक ग्रुप यहाँ पर लगाया था, वो ग्रुप हम सीखेंगे वो कौन सा था, वो अलग अलग ग्रुप अलग अलग हिसाब से हो सकते हैं। पर आपको ये समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी इस तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि इस तरफ ये जो कार्बन बैठा है ये वो कार्बन है जो कि एक्स ग्रुप से जुड़ा है, तो इस कार्बन के पास एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है जो खाली है, यानी कि ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि पूरी की पूरे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है ना। और कहां से गए? क्योंकि सर ये जो एल्कीन थी ये न्यूक्लियोफाइल थी, इसलिए यहां से गए, ठीक है। और इधर से उसको मोटिवेशन और मिल गया तो और जल्दी चले गए। तो आज के लेक्चर में ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें जो पीछे के हमने 3 लेक्चर पढ़े ना वो सब रिलेट हो गए, इसलिए वो लेक्चर इंपॉर्टेंट थे। सही है, तो इस एग्जांपल को याद रखिएगा। अच्छा, उसने और ऑप्शन कैसे बनाए थे, मैं आपको एग्जैक्ट अगर ऑप्शन तो मैं बना सकता हूँ। जैसे एक ग्रुप था उसने इस तरीके से बना दिया था, मैं एक दो ऑप्शन आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। तो जैसे उन्होंने ऐसे बनाए थे, ये क्लोरीन ऐसे निकला, ये इधर चला गया, है ना। तो देखो कितने अजीब से ऑप्शन थे कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही है तो क्लोरीन इधर कैसे निकल जाएगा फिर, है ना। क्लोरीन तो तब निकला ना क्योंकि कार्बन को कोई दूसरा सहारा देने वाला मिल गया, तो क्लोरीन ने कहा ठीक है भैया अब तुम बेवफा हो गए, मैं चली, है ना। लेकिन यहां तो क्या हुआ, यहां तो सहारा किसी और को मिल रहा है, और सहारा भी किसको मिल रहा है? जो खुद सहारा देने के लिए बैठा था। यानी कि आकाशवाणी हुई है, मुझसे कह रहे हैं अरे चलना तू मुझे पैसे देगा, ले तू मेरे से पैसे ले, भिखारी को बाढ़ में जाने दे। ठीक है ना, यहाँ उल्टा हो रहा है। तो ऐसे करके उसने 3-4 ऑप्शन और बनाए थे जिनका कोई यूज नहीं था, आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना था। क्लियर है? चलो ये एक आपका एग्जाम्पल हुआ जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने इससे काफी सारी बातें सीखी होंगी। चलिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हुआ, खत्म भी हो गया, हाँ कुछ था ही नहीं इसमें बस, ठीक है ना। इसलिए आज तक इससे क्वेश्चन कभी आए नहीं है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैंने आपको शिफ्टिंग दिखाई कि इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, तो वो एक बार नीट में आया था। चलिए अब हमारे काम के इफेक्ट शुरू होते हैं जिनसे हमारे खूब सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं, इसी को लोग ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिखते हैं व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, तो डेफिनेशन लिखिए। तो जैसा कि आपको पता है ये परमानेंट इफेक्ट है, तो नाम में ही आता है, मतलब डेफिनेशन में ये वाली चीज आती है कि परमानेंट पोलराइजेशन, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे बोलो शेयर्ड पेयर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ sigma electrons cloud towards more electronegative atom is called inductive effect। वेरी ऑथेंटिक डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक शब्द पर ध्यान दें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? परमानेंट पोलराइजेशन या परमानेंट शिफ्टिंग। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, कौन से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग? केवल और केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, यानी कि किसी भी एक बॉन्ड है, लेट सपोज ए और बी, ठीक है, और मान लो बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, है ना। तो क्या होगा, ये जो ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन थे यही तो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हल्का हल्का किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। इसी को क्या बोला जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। अरे सर ये तो मैं बचपन से बताता, यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हाँ तो यही है इंडक्टिव इफेक्ट, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। अच्छा,
अब चूंकि इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट हो गए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी पर आ जाएगा हल्का हल्का नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, और ए पर आ जाएगा हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। क्या क्लियर है ये वाली बात? हाँ ठीक है। अच्छा सर आपने ये क्यों लिखा कि शेयर्ड पेयर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड? क्लाउड तो बादल होते हैं ना। हाँ, तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसी चीज है। जैसे ऐसे इमेजिन करो, मान लो एक ये गली है बीच में, ठीक है ना, ठीक है। अब एक घर, मतलब ये गली है, ठीक है ना, आप सेकंड फ्लोर पर हो और इसके भी सेकंड फ्लोर पर हो, ठीक है। यहाँ पर एक खिड़की है एक घर की, यहाँ पर एक खिड़की है एक घर की, ठीक है ना, और बीच में इतना गैप है। अच्छा, इस घर में खड़ी है एक सुंदर लड़की और इसमें है एक सुंदर लड़का, ठीक। दोनों ने एक दूसरे को देखा, भाई लड़का अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने क्या किया, उसको लड़की से हाथ मिलाना था, तो वो हल्का हल्का क्या हुआ, यहाँ से झुका और कोशिश कर रहा है कि लड़की की खिड़की तक पहुंच जाए, ठीक है ना। लेकिन वो लड़की के घर में नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि किसी को दिख गया या पता लग गया तो पिटेगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, उसके पैर तो अभी भी खिड़की पर ही है, अपनी खिड़की पर ही है, लेकिन वो पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो गया, उसकी जो बॉडी थी वो पूरी की पूरी कहाँ डिस्प्लेस हो गई, लड़की की खिड़की की तरफ, कि मैं मैक्सिमम झुक जाऊं ताकि मैं उससे हाथ मिला पाऊं। आप इमेजिन कर पा रहे हो? बिल्कुल आप फिल्मी दुनिया में पहुंच चुके हो। हाँ, इसका मतलब अगर कोई पूछे, आज भी पूछे लड़का किसके घर में है, आप बोलोगे अपने घर में। क्यों? क्योंकि उसने अभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि अपनी खिड़की नहीं छोड़ी, लेकिन वो शिफ्ट मोस्टली किधर हो गया, उस लड़की की खिड़की की तरफ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बेशक बी की तरफ शिफ्ट हो गए, लेकिन ये आज भी एक ए का है इसमें और एक बी का है, आज भी एक ए का है और एक बी का है। बोलो भाई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन था वो ए और बी के एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही तो बना होगा, कुछ कुछ ऐसा ही तो रहा होगा, बोलो भाई, है ना। ए और बी के एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप करा होगा, हाँ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे चला गया, ऐसे हो गया होगा, है ना। यानी कि ए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बी की तरफ शिफ्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन कूदकर बी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में नहीं गए, इलेक्ट्रॉन कूदकर बी के क्लाउड में नहीं गया, वो आज भी ए के ही क्लाउड में है, लेकिन ए का क्लाउड लंबा होकर बी की तरफ चला गया, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्लियर है? यही हमारा पहला डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें क्या होगा, जिसमें सिग्मा बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करता हुआ देखा जाएगा, और इस इफेक्ट को नाम दिया जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें दो पॉइंट याद करने वाले हैं, क्या? कि दिस इफेक्ट ऑपरेट्स अबाउट, this effect operates about only sigma bond, this effect operates about only sigma bond, and second point, electron never leave their original position, electron never leave their original position, वो शिफ्ट जरूर हुए हैं बी की तरफ, लेकिन आज भी एक पैर अपनी ही खिड़की पर है, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा, आप किसी की ओर कितना भी झुक जाओ लेकिन अपने मूल धर्म को मत भूलो। आपका काम है इस उम्र में पढ़ना, आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो, रहो, वो जितनी देर आपकी आंखों के सामने उतनी देर उसको देखो, ठीक है, निहारो, ठीक है ना, उसकी मर्जी के बिना नहीं, उसकी मर्जी के साथ। लेकिन जब घर में आ गए तो केवल पढ़ाई, ऐसा नहीं उसको तो छोड़े आए सड़कों पर, लेकिन घर में आके अभी भी वो आपके दिमाग में भरी हुई है या भरा हुआ है, तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। तो आप इंक्लाइंड कितने भी हो, लेकिन यू शुड बी एट योर ओरिजिनल पोजीशन, ठीक, ओके। वाह सर वाह, केमिस्ट्री बहुत कुछ सिखाती है। चलिए अगली बात देखते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इसका क्या मतलब होता है, अब मैं आपको वो समझाता हूं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। और इसी में दो तीन पॉइंट और लिख लीजिए।
पावर ऑफ इफेक्ट डिक्रीज with increase in the distance. Power of effect decrease with increase in the distance and becomes nil after थर्ड और फोर्थ कार्बन. किसी किसी किताब में थर्ड लिखा हुआ है, किसी किसी किताब में फोर्थ लिखा हुआ है. ठीक है ना, तो हम दोनों कंसीडर कर लेते हैं, कुछ नहीं होता इससे. ठीक, इसका मतलब समझो अब क्या है. देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. लेट सपोज मैंने आपसे कहा एक कार्बन, उससे जुड़ा है दूसरा कार्बन, उससे जुड़ा है तीसरा, उससे जुड़ा है चौथा, उससे जुड़ा है पांचवा और उससे जुड़ा है एक फ्लोरीन. ठीक है, और भी बॉन्ड जुड़े होंगे इस कार्बन से, सबकी वैलेंसी 4-4 रही होगी, मैं बाकी बॉन्ड आपको दिखा नहीं पाऊँ. ठीक है, मैंने आपसे पूछा अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आपको कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहा है? आपने कहा हाँ सर, तुरंत दिखा मुझे फ्लोरीन. ठीक है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? हाँ सर खींचेगा, तो सही, बिल्कुल खींचेगा. ठीक, तो फ्लोरीन पर आएगा डेल्टा माइनस और कार्बन पर आएगा डेल्टा प्लस. ठीक, अच्छा मैंने आपसे कहा ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है. मैंने आपसे पूछा बताओ बेटा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन किससे खींच लेगा, 1 से या 2 से? आपके दिमाग में तुरंत आंसर आया कि सर फ्लोरीन 1 से डायरेक्टली जुड़ा है और 2 से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है. 2 तो उससे दूर है, तो 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और 2 से कम खींचेगा. मैंने कहा ठीक, तो मैंने कहा ले बेटा 2 से कम खींचे, मैंने 3 ही एरो बना दिए है ना. ठीक, तो इसका मतलब 1 को ज्यादा करीब करेगा, 2 को कम करीब करेगा. हाँ, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 2 को करा कम करीब. अगर मैं डेल्टा बढ़ा रहा हूं इसका मतलब पॉजिटिव कम आया है. ठीक है ना, याद रखना, अगर एक डेल्टा प्लस है इसका मतलब ज्यादा पॉजिटिव है, पूरा ही प्लस है तो महा पॉजिटिव ही हो गया. ठीक है, पार्शियल में बता रहा हूं, डेल्टा प्लस मतलब ज्यादा पॉजिटिव, डेल्टा डेल्टा प्लस मतलब कम पॉजिटिव, डेल्टा 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 प्लस मतलब और कम पॉजिटिव, डेल्टा 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 प्लस और कम पॉजिटिव, यानी कि ठीक है ना. ठीक, तो इसका मतलब इन चारों में से अमीर ज्यादा कौन, ये ज्यादा अमीर है. सॉरी, ज्यादा अमीर कौन, ये ज्यादा अमीर है. क्यों? क्योंकि इसके पास प्लस कम आया, प्लस कम आने का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन कम छीने गए. ठीक है, तो ये अमीर है, ये गरीब है, ये महागरीब महाभिकारी है. ठीक, ओके. ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन 2 से कम खींचा गया, कार्बन 3 से और कम खींचा जाएगा तो इस पर डेल्टा 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 प्लस, कार्बन 4 से और कम खींचा जाएगा तो डेल्टा 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 प्लस, और कार्बन 5 पर तो नो इफेक्ट, क्योंकि 4 कार्बन के बाद तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है. तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने एक बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया या कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दिया, तो आप क्या कह सकते हो कि इससे क्या हुआ? मैंने कहा सर पहली चीज तो मैंने देखी कि परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ. कौन से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड शिफ्ट हुआ? सर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, पहली बात तो ये हुई. अच्छा दूसरी बात आपने ऑब्जर्व क्या करी? सर दूसरी बात मैंने ये ऑब्जर्व करी कि जब ये चारों कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स द फ्लोरीन शिफ्ट हुआ ना, तो चारों कार्बन पर कुछ कुछ पॉजिटिव आया. ठीक है, कुछ कुछ पॉजिटिव आ गया. तो सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि मुझे 4 इलेक्ट्रोफाइल मिल गए. मुझे क्या मिले? मुझे 4 इलेक्ट्रोफाइल मिल गए, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4. मैंने कहा वाह बेटा आपने तो क्या एकदम गजब बात ऑब्जर्व कर ली. ठीक है, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे कल को अटैक करना हुआ 1 2 3 4 में से किसी एक कार्बन पर, तो मैं किस पर अटैक करने जाऊं? तो बच्चे ने मेरे से कहा सर देखो अगर आप अटैक करने जा रहे हो इसका मतलब आप न्यूक्लियोफाइल हो. हाँ, तो आप चारों में से सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल ढूंढो. मैंने कहा बेटा सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल तो C1 है, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस आया. तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं C1 पर अटैक कर दूं? मैंने कहा बिल्कुल, आप किस पर अटैक करोगे? C1 पर. और अब तक हम करते भी यही आ रहे थे. ध्यान से देखो, अगर क्लोरीन यहां जुड़ा था तो हम इस कार्बन पर अटैक कर रहे थे, हम इस पर नहीं कर रहे थे, इस पर नहीं कर रहे थे, इस पर नहीं कर रहे थे. क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन से डायरेक्टली जुड़ा है. इसीलिए मैंने आपको RX की कैटेगरी में R साफ साफ लिखवा दिया, क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है. R साफ साफ लिखवा दिया क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है. क्यों लिखवाया ऐसा? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि उस पर सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस आया. क्यों आया? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. क्लियर हो गई ये वाली बात? ये पहली बात थी. अच्छा अब दूसरी बात समझो. अब यहां पर आप दो चीजें देख रहे हो. क्या? देखो देखने वाले लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे. क्या देखेंगे भाई? कुछ लोग कहेंगे अरे कार्बन बड़ा दानी था, C1
पहला वाला कार्बन बड़ा दानी था, उसने फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिए भाई, ठीक है। अच्छा, जो फ्लोरीन वाले पार्टी के लोग हैं वो कहेंगे अरे भाई फ्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तुझे पता है। तो अलग अलग पक्ष के लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, देख रहे हो, सुन रहे हो आप क्या। जो कार्बन के पार्टी के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, अरे फ्लोरीन आया था मांगने इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने दान दे दिया, हमारा जो कार्बन है वो दानी है, ठीक। और फ्लोरीन वाली पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, अरे फ्लोरीन गया कार्बन के घर पर और घुसकर इलेक्ट्रॉन छीन कर लाया। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दोनों की स्टोरी को अगर नजरअंदाज कर दें तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो आज से हम दो बातें याद रखेंगे, क्या, कि जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिसने इलेक्ट्रॉन छीने या जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गए, उसके लिए हम बोलेंगे कि उसने माइनस आई इफेक्ट किया। उसने क्या किया, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसने किया प्लस आई इफेक्ट। जिसने इलेक्ट्रॉन छीने उसने किया माइनस आई इफेक्ट, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसने किया प्लस आई इफेक्ट। और फिर भी कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसा समझ लो, जिस पर नेगेटिव आया उसने माइनस इफेक्ट किया, जिस पर पॉजिटिव आया उसने प्लस इफेक्ट किया। सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन छीन रहा था इसका मतलब वो समाज में नेगेटिविटी फैला रहा था, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था यानी कि वो गिविंग में भरोसा रखता है, वो पॉजिटिविटी फैला रहा है समाज में। सही है, बढ़िया है, अच्छा है, मजा आया, ठीक। चलो एक और एग्जांपल ले लें। बिल्कुल सर, ले लीजिए, आप ही का राज है, जितने ले सकते हो उतने लो। मैंने कहा फिर से एक काम करो, सी 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 और अब की बार जोड़ दो एम जी। वाओ, म्यूजिक एम जी नहीं बेटा, मैग्नीशियम एम जी, ठीक। फिर से यही काम करते हैं सर, अब की बार देखो ये है मेटल, और अगर ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन देगी। मैंने कहा ठीक। फिर से कार्बन 1 2 3 4 और 5। मैंने कहा बेटा अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो कौन से कार्बन को ज्यादा मिलेंगे। आपने कहा सर कार्बन 1 को ज्यादा मिलेंगे। तो मैंने कहा बेटा कार्बन 1 पर इसका मतलब डेल्टा माइनस आएगा और Mg पर डेल्टा प्लस आएगा। हाँ, क्या कार्बन 2 को भी मिलेंगे। हाँ सर मिल तो जाएंगे लेकिन कम मिलेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ डेल्टा डेल्टा माइनस आएगा। कार्बन 3 को और कम मिलेंगे तो डेल्टा 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 माइनस। फिर यहाँ पर डेल्टा 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 माइनस, और यहाँ कुछ नहीं, नो इफेक्ट, ठीक। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है। मैंने कहा सर अब मुझे नजर आ रहा है कि चारों की चारों न्यूक्लियोफाइल है। अब मुझे क्या नजर आ रहा है कि चारों के चारों न्यूक्लियोफाइल है। मैंने पूछा बेटा सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन। आपने कहा सर C1 इज सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड। मैंने कहा एक बात बताओ बेटा, इंडक्टिव माइनस वाला कौन कर रहा है, कि सर जिस पर माइनस आया वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि अब इसमें कार्बन माइनस आई इफेक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम सर प्लस आई इफेक्ट कर रहा है। कार्बन माइनस आई इफेक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम प्लस आई इफेक्ट कर रहा है। सही है, अच्छा। यानी कि जो कार्बन पहले प्लस आई कर रहा था अब वही कार्बन माइनस आई करने लगा। हाँ सर, इसका मतलब मैं प्लस आई करूंगा या मैं माइनस आई करूंगा, ये डिपेंड करता है मेरे सामने कौन है। जैसे अगर मेरे सामने भिखारी है तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, यानी कि मैं पैसे दूंगा और भिखारी लेगा। तो भिखारी है माइनस आई, मैं हूं प्लस आई। लेकिन मेरे सामने आगे टाटा बिरला अंबानी, तो भैया मैं भिखारी हो गया, अब मैं उनसे पैसे लूंगा और वो मुझे देंगे, तो मैं हो गया माइनस आई और वो हो गए प्लस आई। इसका मतलब कोई ग्रुप प्लस आई करेगा या माइनस आई करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके सामने कौन है। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में बड़ी हेर फेर हुई। लोगों ने कहा यार ये तो पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कौन प्लस आई करेगा और कौन माइनस आई करेगा, है ना। तो फिर कैसे पता लगाएं। तो उसके लिए लोगों ने कुछ रूल्स बनाए कि कौन माइनस आई करेगा, कौन प्लस आई करेगा, किसका माइनस आई ज्यादा होगा, किसका प्लस आई ज्यादा होगा, जिसको हमें सीखना होगा। कब सिखाएंगे सर, उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कब किसका माइनस आई ज्यादा, कब किसका प्लस आई ज्यादा, और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो माइनस आई और प्लस आई को अफेक्ट करते हैं, और इनके माइनस आई और प्लस आई का क्या इफेक्ट होता है प्लस को स्टेबल करने के लिए, माइनस को स्टेबल करने के लिए, एसिडिटी के ऊपर, बेसिसिटी के ऊपर, डाइपोल मूवमेंट के ऊपर। ये सब बातें भी नेक्स्ट क्लास में आएंगी। तो इसका मतलब सर नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और सर ये सब बातें नेक्स्ट क्लास में आएंगी, इसका मतलब पुरानी क्लास का एप्लीकेशन होगा।
हाँ जी हाँ। तो इसका मतलब नेक्स्ट क्लास में ये वाली क्लास रिवाइज करके आनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए और अपना